चलिए, तो आपका नया टॉपिक है अगला, सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया। तो हम अभिक्रिया कराएंगे किसकी? कार्बोनिल यौगिकों की। ये आपका कार्बोनिल यौगिक है C+O, ठीक है ना। सूत्र है आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड का NaHSO3। देखो, इस अभिक्रिया को अपन इजीली करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन के ऑक्सीजन। तो कौन लेगा भैया? ऑक्सीजन लेगा। कौन लेगा? ऑक्सीजन। बोर्ड क्लियर दिख रहा है या थोड़ा सा का क्लियर नहीं दिख रहा है? से धुंधला? हाँ वही तो है, मैं इनके कह रहा था कि धुंधला क्यों दिख रहा है, थोड़ा सा साफ देखिए। थोड़ा टाइमिंग का अंतर है ना, क्योंकि ना तो ये दिन है ना ये प्रॉपर रात है, तो थोड़ा सा टाइम चेंज होता है ना, तो इस समय लाइट भी थोड़ी डोमिनेंट नहीं होती है। देखो, पहली बात, बोर्ड पूरा दिख रहा है क्या? पूरा बोर्ड दिख रहा है? ऊपर तक की लाइन दिख रही है? ये वाली भी दिख रही है? दिख रही है, ठीक। चलिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि सोडियम बाइसल्फाइड की अभिक्रिया कराओ किसके साथ? कार्बोनिल यौगिकों के साथ। तो सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। H+O है, O पर एक तरफ क्या लगा हुआ है? H, और O पर एक तरफ क्या लगा हुआ है? Na लगा हुआ है। ये है सोडियम बाइसल्फाइड का प्रॉपर सूत्र। वैसे तो आप बताओ, यहाँ पर बंद सोडियम और ऑक्सीजन का पहले टूटना चाहिए कि O और H का? तो सोडियम और ऑक्सीजन का ही टूटना चाहिए, यही टूटता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। बात को समझते चलना, और लास्ट प्रोडक्ट जो बनेगा उसको तो आपको समझना ही है प्रॉपर तरीके से। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन हमने तोड़े, तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? कार्बन के ऑक्सीजन। यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं ना अपन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? कार्बन के ऑक्सीजन। बताइए, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा? माइनस, और यहाँ क्या आएगा? प्लस। मतलब होना ये चाहिए था आपका सी, और ओ पर माइनस आएगा, इस माइनस में क्या लग जाएगा आपका? Na। सही है। ओ पर क्या आएगा? माइनस, माइनस में क्या लग गया आपका? Na प्लस लग गया, ठीक है ना। और अब आपका बताओ, इस वाले कार्बन पर कौन जुड़ना चाहिए? ऑक्सीजन। कौन जुड़ना चाहिए? लेकिन बता देता हूं मैं आपके लिए, ये ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है। उसके पीछे कारण क्या है कि जैसे Na प्लस तो यहाँ से जुड़ ही गया, उसके बाद ये ऋणावेश है, सिंगल है और डबल है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुनाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑक्सीजन पर जो उपस्थित ऋणावेश था वो किस में भाग लेगा? आपके अनुनाद में। कभी इस ऑक्सीजन पर, कभी इस ऑक्सीजन पर। और यहाँ इस सल्फर के बारे में बात करो तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। पहले क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 और 2 10 तो हो गया। वाहितम में कितने बचे? 6। सल्फर के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और वैसे भी चेक करो तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो ऑक्सीजन खानदान के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो सल्फर के वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 6। अब 6 में से एक यहाँ बंद में काम आ गया, एक यहाँ बंद काम आ गया, 2 यहाँ बंद में काम आ गया, तो बंद में टोटल कितने काम आ गए? 4। भाई एक इधर काम आ गया, एक इधर काम आ गया, और 2 इधर काम आ गया, तो टोटल सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन बंद में भाग ले रहे हैं? तो 4 भाग ले रहे हैं, तो कितने बच गए आपके? 2। कितने बच गए? तो यहाँ सल्फर पर भी क्या है? लॉन पेयर है, ठीक है ना। ऑक्सीजन पर ऋणावेश भी है, और यहाँ पर ये ऋणावेश किसमें भाग ले रहा है? अनुनाद में। अब बताओ, अगर लॉन पेयर देने की बारी आए तो ऑक्सीजन पहले देना चाहेगा या सल्फर? क्या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आसानी से देता है क्या? नहीं देता, क्योंकि इसकी विद्युत घनता क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कौन देगा? सल्फर देगा। तो गौर करना, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा किसको? कार्बन को। तो सल्फर है, चेक करना, इस सल्फर पर एक तो डबल बॉन्ड O है, ढंग से चेक करना, एक आपका O है, O पर क्या है? माइनस है, और एक है आपका OH। बात को सिर्फ समझना है आपको, प्रोडक्ट फाइनल क्या बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आपके लिए। तो ये बन जाएगा। तो बताओ, यहाँ पर इस कार्बन के पास कौन सा आवेश था? धनावेश। इस सल्फर का क्या था? लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर किसको देगा? कार्बन को। क्या बनाएगा? उपसहसंयोजक बंध। और यहाँ कौन सा आवेश था? धन आवेश। तो अपन उपसहसंयोजक बंध बनाए, सल्फर ने अपने लॉन पेयर इसको प्रदान किए किसको? कार्बन को। यही प्रोसीजर होगा, सही है। अब बताओ, जब ये प्रोसीजर होगा तो अब इसमें उपसहसंयोजक बंध को किसमें बदल दूं? सहसंयोजक में सहसंयोजक बदलूंगा तो इधर क्या आएगा? माइनस, और इधर क्या आएगा आपका? प्लस। बात को समझना है, लॉन पेयर गए आपके, ठीक है। अब बताओ, इस वाले कार्बन पर प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो कार्बन पर प्लस और माइनस दोनों हैं, एक दूसरे को क्या कर देंगे? तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया? उदासीन कर देंगे। तो ये तो उदासीन हो गया। अब इस सल्फर पर तो प्लस है और इस ऊपर क्या है? माइनस है, तो ये प्लस और माइनस आपस में क्या बना लेंगे? बंद बना लेंगे। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से
बंद बन जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो चेक करो वास्तव में इस सी पर क्या जुड़ेगा, एस, और एस पे कितने हुए हैं, 1 2 और 3, SO3 और H। एक बार ये आया हुआ है बीएससी के एग्जाम में कि जब हम किसकी भैया कार्बन यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो बताओ कार्बन पर कौन जुड़ता है। तो अगर आप यहीं से दिमाग लगाओगे और यहीं प्लस माइनस करोगे तो Na पर प्लस आएगा और ऊपर क्या आएगा, माइनस। तो ऐसा लगेगा कि बताओ इस कार्बन पर कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। लेकिन क्या ऑक्सीजन जुड़ता है कि सल्फर जुड़ता है, सल्फर जुड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आता है। ठीक है ना, आपकी 12th क्लास में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 12th क्लास में पढ़ाया ही नहीं किसी ने, और कोई पढ़ाएगा भी नहीं। आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रखी है। और डायरेक्ट रिएक्शन में बताओ प्रोसीजर क्या हुआ, एस पर कितने ओ हो गए, 1 2 और 3, और एक क्या है एच, तो ये बन गया आपका SO3, और ये क्या आ गया, एच। सही है। अब आप चेक करना, ये फाइनल प्रोडक्ट है नहीं, अभी अभी भी हमने बना तो लिया है लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये देख तो पूरा रहा है ना। चलिए अब बताओ, गौर करना थोड़ा सा, ये जो है ना, ये SO3H में हम बात कर रहे थे इस प्रकार से, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और ये अगर OH है तो इसमें बताओ ये इस पर अभी भी सल्फोनिक अम्ल है, और सल्फोनिक अम्ल में अभी भी क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन। तो ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पर NaO और इधर कोई H होता, जैसे यहाँ पर भी H होता, तो ये हो जाता है ना आपका पूरा H2SO3। अब इधर भी ऐसे होता तो क्या हो जाता है, NaOH। तो ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा, यहाँ क्या होगा, माइनस, इस पे क्या होगा, प्लस होगा ही ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पर ये क्षार है और ये क्या है, अम्ल। तो अम्ल क्षार बताओ बिना अवक्रिया क्रिया मान जाएंगे क्या, बोलिए, नहीं मानेंगे। तो अवक्रिया करेंगे तो ये तो Na प्लस देगा और ये क्या देगा, H प्लस देगा। तो इसका H प्लस इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से सी ऊपर क्या लग जाएगा, H, और यहाँ क्या हो जाएगा, SO3Na। तो ये आपकी बुक में डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना रखा है। समझाना बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। कह दूंगा भैया सोडियम का बंध नहीं टूट रहा, किसका टूट रहा है, हाइड्रोजन का टूट रहा है। कई प्रकार के लोग इस प्रकार से बात क्लियर करते हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। सोडियम का ही टूटेगा, सोडियम से ही अवक्रिया आना स्टार्ट होता है, पहले ये बनता है, और ये जो बनता है इसमें कौन सी अवक्रिया होती है आपकी, अम्ल क्षार रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, इसको कहते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो जैसे ही अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा आपको, इसे कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड योगोत्पाद। क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइट योगोत्पाद। इसकी एक खास बात है, जो योगोत्पाद होता है ना, ये क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है, क्रिस्टलीय, मतलब ठोस होगा। अरे क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। अगर आप का कार्बोनिल यौगिक किसी अन्य यौगिक में घुला हुआ है, यानी कि इसके साथ मान लीजिए कोई दूसरा यौगिक भी उपस्थित है, मान लीजिए एल्कोहल है, लेकिन आपको एल्कोहल को और कार्बोनिल यौगिक को अलग करना है, तो सबसे आसान है इसमें थोड़ा सा क्या डाल दो आप, सोडियम बाई सल्फाइड। ये सोडियम बाई सल्फाइड उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम बाई सल्फाइड योगोत्पाद बनाएगा, जो कौन सी अवस्था में होगा, क्रिस्टलीय अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था। छान के पृथक कर लोगे तो छान के तो अलग हो गया आपको कौन सा, कार्बोनिल यौगिक का योगोत्पाद, और एल्कोहल अलग हो गया। और इसका तुम जल अवघटन करा लो, तो जैसे ही तुम इसका वापस जल अवघटन कराओगे तो जल में अवक्रिया से होगी HOH। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H के OH, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H या OH, OH लेगा। तो इधर क्या आएगा, माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस। इधर बताओ, यहाँ इस वाले बंद को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन के सल्फर, कार्बन के सल्फर। तो सल्फर लेता है क्योंकि सल्फर की विद्युत क्या होती है, बराबर है कार्बन के, बराबर है, लेकिन इसमें डी कक्षक खाली है। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। कार्बन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 8। कार्बन का वायतम कुछ दूसरा ही होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की और ज्यादा क्षमता नहीं होती है। लेकिन सल्फर के पास रिक्त डी कक्षक होने की वजह से ज्यादा क्षमता होती है। तो ये लेगा तो इधर क्या आएगा, माइनस, इधर क्या आ जाएगा, प्लस। चेक करना ढंग से। तो जैसे ये बनेगा तो बताओ इसके प्लस पर इसका क्या लग जाएगा, अगर मैं सोडियम बाई सल्फाइड योग उत्पाद का जलवटन कराऊंगा तो ये बन जाएगा ना आपका सी। इस पर एक OH तो ऊपर है और एक OH और लग जाएगा। देखो यहाँ प्लस था, इस प्लस पे क्या लग गया आपका माइनस, यानी कि OH। और ये H कहाँ लग जाएगा आपके इस पर, यानी कि ये वापस किसमें बदल जाएगा, HSO3Na, यानी कि NaHSO3 में सोडियम बाई सल्फाइड में बदल जाएगा। तो बताओ इसका जब मैं ये बनाऊंगा तो इस वाले कार्बन पर कितने OH हो गए, 2 OH हो। बताओ स्थायी क्या स्थायी, तो जल वापस निकल जाएगा और ये वापस से देखो ये वाला कार्बोनिल यौगिक आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये जो विधि अपन पढ़ रहे हैं ना, इस विधि की सहायता से हम कार्बोनिल यौगिकों का शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, पृथक्करण भी कर सकते हैं। अगर ये किसी में घुला हुआ है या इसमें कुछ घुला हुआ है तो अपन इसका क्या कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं, शुद्ध कार्बोनिल यौगिक प्राप्त
कर सकते हैं किसके द्वारा, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा। तो लैंग्वेज शुरुआत करते हैं, करें भाई शुरुआत। बताओ अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला बन रहा है कि नीचे वाला बन रहा है, ये स्टेबल थोड़ी है, ये बना तो था लेकिन इसमें क्या हो गई, अभिक्रिया एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं यही लिखाऊंगा, शुरुआत करोगे कहां से, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो सोडियम बाई सल्फाइड यौग उत्पाद प्राप्त होता है जो क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। यहां तक क्लियर है सब कुछ? अरे सब कुछ क्लियर है भाई, कोई समस्या हो तो पूछ लो, आपसे प्रश्न पूछा जाए बताओ। भाई ये अम्ल SO3H है, H2SO3 नाम सुना होगा, H2SO3 सुना है, बताओ किसकी तरह काम करता है, बता किसके अम्ल की तरह। इसमें से एक H हटा के समूह लगा दिया मैंने, ये एक H हटा के HSO3 में समूह लग गया आपका ये, ठीक है ना। ऐसे बताओ NaOH है, किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह। इसमें से आपका H की जगह कोई समूह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, समूह। तो क्षार तो यहाँ Na+ होगा, ऊपर क्या होगा, माइनस हमेशा ही रहता है, वैसे भी आपका आयनिक यौगिक ही है। और ये आपका क्या है, अम्ल है, तो क्या देगा, H+N देगा, तो ये H+ देगा तो H+ को ये ग्रहण कर लेगा और आपका ये आ जाएगा। तो अम्ल और क्षार जब दोनों मिल जाएंगे तो लवण बन जाएगा। देखो ये लवण है, इसमें जो बन रहा है ना आपका SO3Na, ये लवण बन गया है, सोडियम सल्फाइड का लवण बन गया आपका ये, ठीक है ना। और लवण स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। और ये आपका जल की तरह, अगर इधर H होता तो जल बन जाता है, ये भी स्टेबल हो गया। इस अवस्था में जाके स्टेबल होता है, यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है। बात याद रह जाएगी कि नहीं रहेगी, रह जाएगी ना। तो स्टार्ट करें, क्या कहोगे जब, क्या कहोगे, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद प्राप्त होता है जो कौन सी अवस्था में होता है, क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो जब कार्बोनिल यौगिक, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है, सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद प्राप्त होता है। तो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद प्राप्त होता है जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, तुम्हारा रिव्यू कैसे हो गया, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद प्राप्त होता है। आज क्लास पूरी जो ज्वाइन हुई है अपनी 8 बच्चे ज्वाइन हो गए, एक देवेश रह गया है, बाकी कोई समस्या नहीं है। एक प्रियंका और रह गई है, प्रियंका पता नहीं क्या चक्कर है, उसको ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। लिख लिया। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बाई सल्फाइड के साथ की जाती है तो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद प्राप्त होता है जो क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। अब आप ये रिएक्शन लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, इस जगह से ये बनाओगे पहले और इसके बाद इसमें अम्ल क्षार अभिक्रिया लिख दो, बाकायदा, कोई समस्या नहीं है। जो मास्टर को आता होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं आता होगा वो तो समझ ही जाएगा, ठीक है ना। ये बना दोगे आप, सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद, और ये क्या है, क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, बना दीजिए। बन गया क्या, बन गया भैया। अरे बोला करो भाई, बहुत देर हो गई, हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट बात, क्या कहोगे भाई, सोडियम बाई सल्फाइड योगोत्पाद जो होता है क्या होता है, क्रिस्टलीय अवस्था में होता है। और इसका अगर जल अवघटन कराते हैं, मैंने अभी करा के बताया था आपको, जल अवघटन कराते हैं तो पुनः क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। अतः इस विधि का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है, ठीक है। लिखा दें, लिखिए, लिखो नीचे, लिखो सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद, सोडियम बाई सल्फाइड यौगोत्पाद
सोडियम बाइसल्फाइड यौगोत्पाद क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, क्रिस्टलीय अवस्था में होता है, जो जल अपघटन द्वारा, जो जल अपघटन द्वारा जो जल अपघटन द्वारा पुनः कार्बोनिल यौगिक देता है, पुनः कार्बोनिल यौगिक देता है, पुनः कार्बोनिल यौगिक देता है। इस कारण इस अभिक्रिया का उपयोग, इस कारण इस अभिक्रिया का उपयोग, इस कारण इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों, इस कारण इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है। अंडरलाइन कर देना, कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है, इसको क्या कर देना आप, अंडरलाइन। चलिए, ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लूंगा यहाँ पे तो क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक उत्पाद, ठीक है ना, लिखना वही है नाम में। हाँ, के पृथक्करण में किया जाता है, इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बोनिल यौगिकों के पृथक्करण में किया जाता है, और उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलिए, अब अगली अभिक्रिया पाए जाते हैं। हरिनाली लिखो, एल्कोहलों से अभिक्रिया, एल्कोहल से अभिक्रिया लिख दीजिए आप, एल्कोहल से अभिक्रिया। मैं एल्कोहल ROH ले लूं या CH3OH ले लूं या C2H5OH ले लूं, बात एक ही है। ROH एल्कोहल हो गया, सही है ना, और CH3O तो मेथनॉल हो जाएगा, C2H5 एथन तो उदाहरण हो जाएगा, कोई सा ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले आपका ये कार्बोनिल यौगिक तो है, मैं इधर क्या लगा देता हूं, एक H, क्या लगा रहा हूं, एक H, और इधर लगा रहा हूं R। बताओ, ये R और H लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया कि कीटोन, बोलो, एल्डिहाइड। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे क्या भैया, कि एल्डिहाइडों की अभिक्रिया कराएंगे, किसके कराएंगे, एल्डिहाइड की, किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो मैं एल्कोहल ले लेता हूं C2H5OH। तुम इसमें C2H5OH में से फिलहाल कहीं से बंद तोड़ लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि बंद का इलेक्ट्रॉन एक तो इधर आएगा ही आएगा, आएगा, इस वाले बंद को आप यहां से तोड़ देना। बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, बताओ कौन लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा कि ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका प्लस, कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब आप इस ऊपर क्या आएगा, माइनस, तो मैं बना रहा हूं, समझना बात को, RC है और ये आ गया H, यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं है। C डबल बॉन्ड O लिखूं या C सिंगल बॉन्ड O लिखूं, सिंगल बॉन्ड O, और ऊपर कौन सा आवेश आ रहा था, माइनस, माइनस पे क्या लग जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ क्या लग जाएगा आपका H। बताओ इसके C पर कौन सा आवेश आ रहा था, यहाँ धनावेश पे क्या लग जाएगा, ऋणावेश, यानी कि O, और ऊपर क्या लग रहा है आपका C2H5। बताओ यहां तक किसी भैया को कोई परेशानी है, इसमें देखो एक ही कारण पर दो ऑक्सीजन आ रहे हैं, बताओ स्टेबल होना चाहिए कि नहीं। तो ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड हैं, जब एल्कोहल के एक अणु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तो इसको कहते हैं हेमी, क्या कहते हैं इसको, हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल ये बनाते हैं। और ये स्थायी नहीं होता, कैसा होता है, अस्थाई होता है, लेकिन ये तुरंत एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ C2H5OH के कौन से अणु के साथ, दूसरे अणु के साथ अब अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करा देता हूं मैं आपके लिए, बताओ यहां अपन इसी जगह से बंद तोड़ रहे थे, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ही लेगा। बताओ इधर क्या आ जाएगा, माइनस, इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है ना। तो ये H प्लस देगा, तो ये किसके तो क्या देगा, यहां से OH माइनस। तो हम इस वाले बंद को तोड़ देते हैं, तो इधर माइनस आएगा और इधर क्या आएगा, प्लस आएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। विद्युत ऋणता के आधार पर विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन की कि ऑक्सीजन की,
ऑक्सीजन, इसकी माइनस है तो यहाँ उसकी ज्यादा है तो माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो ये OH माइनस किसके साथ जाएगा, H प्लस के साथ, क्या बाहर निकल जाएगा आपका H2O। और इस कार्बन पर क्या लग जाएगा आपका OC2H5, तो ये बन जाएगा RH, और RH के बाद C पर एक तो क्या लग जाएगा OC2H5 और क्या लग गया OC2H5, और इसको कहते हैं एसीटेल। क्या कहते हैं, एसीटेल। और ये कैसा होता है आपका, स्थायी होता है। मुझे एक बात बताओ कि सर आपने कहा यहाँ एक कार्बन पर दो ऑक्सीजन स्थायी नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होते हैं, ऐसा बहुत बार पढ़ा है हमने। दो OH आते हैं तब भी स्थायी नहीं होते, तो ये स्थायी क्यों है? इसमें आपका स्टेबल होने का कारण क्या है कि इस दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर दो एल्किल समूह आ रहे हैं, और इन एल्किल समूह का आकार कैसा होता है, बड़ा। इसकी वजह से इनके मध्य डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इसका लोन पेयर इसके लोन पेयर प्रतिकर्षित नहीं कर पाता। आपको पढ़ाया मैंने एक कारण पर दो OH स्थायी नहीं होते, तो उसका कारण यही है कि इन दोनों ऑक्सीजनों पे जो लोन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अब बताओ जब यहाँ दो बड़े एल्किल समूह आ गए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण ज्यादा करेंगे कि कम? ज्यादा करेंगे, और ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर चले जाएंगे, और दूर चले जाएंगे तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बड़े एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह का प्रतिकर्षण बता रहा हूँ मैं, आपके ऑक्सीजन ऑक्सीजन का नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे एल्किल समूह बड़े हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ज्यादा करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर चले जाएंगे, ऑक्सीजन भी दूर चले जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन में प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, तो स्टेबल होगा। तो ध्यान देना क्या कहोगे, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ, एल्कोहल के साथ, एल्कोहल के साथ, बंद यहीं से टूटेगा, प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे आएगा, ये आपको आना चाहिए। किसके आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर पता होना चाहिए, डॉट डॉट मैंने लगाई दिया है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ माइनस आएगा ना प्लस आएगा, तो क्या कहोगे, जो कार्बोनिल होगी, क्योंकि नहीं सॉरी कार्बोनिल नहीं, पहले हम किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड की। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहलों के साथ की जाती है तो हेमी एसिटल प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, अस्थाई। बताओ हेमी एसिटल क्यों है अस्थाई था, क्योंकि इस ऊपर कोई बड़ा एल्किल समूह नहीं है, तो यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा, कम होगा। तो पास ही रहेंगे, और पास रहेंगे तो C2H5OH यहाँ से वापस निकल जाएगा, वापस ये बन जाएगा। लेकिन अगर एल्कोहल और ज्यादा मात्रा में उपस्थित हुआ तो ये एल्कोहल के दूसरे अणुओं के साथ अभिक्रिया करके तुरंत क्या बना लेगा, एसीटेल, और एसीटेल बन जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये स्थायी हो जाएगा। बताओ कहानी समझ में आ गई? अरे आगे कहानी, कहानी तो है कि वंस देयर वाज एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहल, मतलब किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हेमी एस्टर बनाता है, जो कैसा होता है, अस्थाई। जो एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके एसीटेल बनाता है, जो कैसा होता है, स्थायी होता है। कुछ पूछने की आवश्यकता हो तो पूछो। नहीं है, समा दिया। तेरे बहुत सारे क्वेश्चन कम हो गए हैं आजकल, क्या चक्कर है? कोर्स खत्म होने वाला है इसलिए कि अब सर को क्यों परेशान करें, 2-4 दिन की क्लास और रही है। नहीं नहीं, ऐसा मुझ पर रहम मत कर, खुद पर रहम कर, कि अगर तुझे समझ में नहीं आई बात तो बता, फिर तुझे कौन समझाएगा। चलिए लिखो, मैं आपको एक बात लिखा देता हूं पहले, कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं तो उसमें एल्डिहाइड अलग अभिक्रिया करेंगे एल्कोहल के साथ, और कीटोनों की अभिक्रिया अलग होगी। तो आप एक लाइन लिख दीजिए, लिखो एल्डिहाइड व कीटोन, एक लाइन लिखो, एल्डिहाइड व कीटोन एल्कोहल के साथ, एल्डिहाइड व कीटोन एल्कोहल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया कर, भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं, भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। फिर लिखो नई लाइन में डैश लगा करके, अब मैं किसके बारे में बात करूंगा, एल्डिहाइड की। लिखो जब एल्डी भिन्न भिन्न, लिख दिया, यहां तक पूरी सेंटेंस हो गया। एल्डिहाइड व कीटोन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया कर भिन्न भिन्न उत्पाद बनाते हैं। लिख लिया? अरे बोलो। चलो अब आप फिर लिखो नई लाइन में नीचे से डैश लगा करके, क्या कहोगे, लिखो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ की जाती है, एल्कोहल के साथ की जाती है तो, एल्कोहल के साथ की जाती है तो हेमी एसीटेल, एल्कोहल के साथ की जाती है तो हेमी एसीटेल प्राप्त होता है, हेमी एसीटेल प्राप्त होता है, जो अस्थायी होता है, हेमी एसीटेल प्राप्त होता है जो
कैसा होता है भैया? अरे बोलो। हेमी एसिटल प्राप्त होता है जो अस्थायी होता है, जो पुनः एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया कर जो पुनः एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया कर एसीटेल बनाता है, एसीटेल बनाता है, एसीटेल बनाता है। ठीक है ना? अब एस्टर बनाता है तो ये स्थायी बताने की जरूरत नहीं है। अब आप ये रिएक्शन यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए और यहां तक लिख दीजिए। ये अभिक्रिया जो है वो शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये लिख दीजिए ना यहाँ पे शुष्क HCl, इसकी उपस्थिति है। चलिए लिख दिए सबने। तो ध्यान रखना, कोई कार्बन पर अगर OH और OR जुड़े हों, OR ही तो है ये एल्कोहल का, ठीक है ना, OH और OR जुड़े हों तो वो हेमी एसिटल कंडीशन होती है, हेमी एसिटल कंडीशन होती है। अगर पीछे इस कार्बन पर एक R लगा हो, एक H हो, क्योंकि एल्डिहाइड वाला ही था ये, तो हेमी एसिटल कहेंगे। लिख लिया सबने? एक आध तो बताओ भाई, लिख लिया है? चलिए अब अगली बात पे फोकस करना। सबने लिख लिया? मिटा रहा हूं मैं, बाद में मत कहना सर मेरा रह गया है। मैं दूसरी बात पे फिर फोकस करा रहा हूं आपको। अगर ये कीटोन होता तो यहाँ भी क्या होता? R होता। क्या होता है यहाँ? R। तो बताओ R होता तो कीटोन की अभिक्रिया कराते अपन किसके साथ? एल्कोहल के साथ। ऐसे ही होती तो यहाँ भी क्या आ जाता है? ये R। तो वो एल्डिहाइड था तो हेमी एसिटेल, और कीटोन है, कीटोन अगर होता तो क्या बनता? हेमी कीटेल। क्या बनता? हेमी कीटेल। और फिर दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके सीधा एसिटेल की जगह क्या आ जाता? बोलो। कीटेल। क्लियर है कहानी? कुछ अंतर लग रहा है? ज्यादा कुछ महसूस हो रहा है? पहले जैसा ही लग रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कराओ? एल्कोहल के साथ कराओगे तो अभिक्रिया होगी ही नहीं। नो सर, ये तो आपने हेमी कीटेल और कीटेल जो बनाए, सही बनाए गलत बनाए? तो ये बिल्कुल गलत हैं, नहीं बनेंगे। हालांकि 2011 तक, जब तक राजस्थान बोर्ड पुरानी चलती थी तब तक बनता था। फिर आपका एनसीईआरटी आ गया, एनसीईआरटी ने मना कर दिया कि भाई नहीं बनता है तो नहीं बनाते अपन लोग भी। अब दोबारा राजस्थान बोर्ड आया तो इन्होंने भी अब ये भी नहीं बना रहे अब, ठीक है ना। तो पुराना जो नई रिसर्च हो गई उसकी वजह से। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि ये दोनों एल्किल समूह हैं, दोनों का ये आकार कैसा है? बड़ा है। और इन दोनों का आकार बड़ा होगा तो ये एक दूसरे से कहां रहेंगे? दूर रहेंगे। और कार्बन पे यहाँ पर भाई बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का ही हो सकता है, और ये दोनों बड़े हैं तो इन दोनों में ये नजदीक रहेंगे, तो नजदीक ही रहेंगे। दूर जाने की संभावना एल्किल समूह से थी, वो संभावना है ही नहीं, क्योंकि पहले तो एल्डिहाइड था। पहले तो क्या था? एल्डिहाइड में एक H था, लेकिन कीटोन होते दोनों के आगे R आगे, और दोनों R आगे, तो अब ये समूह दूर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो नजदीक रहेंगे तो प्रतिकर्षण ज्यादा करेंगे, तो ये स्टेबल नहीं होंगे। ये लॉजिक आपको समझ में भी आ रहा होगा? सही है। तो पहली बात तो ये है कि कौन भैया? कीटोन। कीटोन जो है वो मोनो एल्कोहल, मोनो एल्कोहल मतलब क्या कहोगे? जिसमें एक ही OH होता है, या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिनमें एक ही OH होता है, उनके साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये मोनोहाइड्रिक की बजाय कैसे हो जाता है? डाईहाइड्रिक हो जाए। जैसे मैं आपको ये कह दूं, मेरे पास है CH2OH और ये OH, बताओ दो एल्कोहल अणु आगे? अरे दो आगे? बोलो हाँ के ना। जैसे ही दो आ जाएंगे ना तो मोनो के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि हेमी कीटेल और कीटेल डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं बनाएगा जैसे एल्डिहाइड के साथ बना रहा था। लेकिन अगर तुम डाईहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो अभिक्रिया हो जाएगी। अब देखो अभिक्रिया होगी तो यहां से क्या जाएगा? H, और यहां से क्या जाएगा? H। दोनों H जो है क्या ले जाएंगे? O। मैं आपको एक ही स्टेप में निकाल रहा हूं, बाकी दो स्टेप में अभिक्रिया होती है। H और यहां से क्या ले जाएंगे? O। क्या निकल जाएगा? जल। बताओ क्या बचेगा? R।
आर, क्या बच रहा है सी, चेक करना थोड़ा सा, आर और सी बच रहा है। मैंने कहा इसका ऑक्सीजन क्या है, इन दोनों के क्या गए एच, तो ये दोनों ओ बच रहे हैं, तो अपन यहाँ लगा देंगे ओ। इस ओ के बाद क्या लग रहा है CH2, और CH2 के बाद फिर क्या लग रहा है CH2, और CH2 के बाद फिर क्या लग रहा है आपका O, और O फिर कैसे जुड़ जाएगा आपके कार्बन से। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आ गई ना। अब देखो इसमें वाले कार्बन पर ये भी OR है और ये भी OR है, तो कीटल ही है ये जो हम बना रहे थे, दो एल्कोहलों के अलग अलग अवयव कराने की, सीधा ये कीटल बनाता है यहाँ पे। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ ध्यान रखना, कीटोन जो है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जिनमें एक ही OH होता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया करके कीटल तो बना रहा है, लेकिन ये कीटल कैसा है, वलय वाला है, तो इसको कहते हैं चक्रीय कीटल। कौन सा भैया? चक्रीय कीटल बनाता है। कहानी समझ में आ गई ना? लिखा दूं? लिखिए लिखिए, अगली लाइन लिखो, डैश लगा, लिखो जब कीटोन, या सीधा लिखो जब रहने दो, लिखो कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों, कीटोन लिखो, कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हाँ बोलो। हेमी एसीटैल बनाते हैं, ये तो पुरानी बात थी। एल्डिहाइड वाले अभिक्रिया लिखाइए ना। तुम्हारी क्लास ऑफ हो गई थी क्या? तो एल्डिहाइड लिखाया था कि जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ की जाती है तो हेमी एसीटैल बनाते हैं, जो एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भैया? एसीटैल बनाता है। ऐसे लिखाया है, बस उसमें एक शब्द और बढ़ाया था हेमिक एसीटैल में, कि वो अस्थायी होता है। आपने कहां तक लिख रखा है? आपने हेमी ऐसे बनाते लिख दो उसके आगे, जो अस्थायी होता है। हाँ, जो एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ अभिक्रिया करके एसीटैल बनाता है, एसीटैल बनाता है। क्लास ऑटोमेटिक ऑफ क्यों हो जाती है, कोई कारण? अच्छा चलो, फिर तो समझ में आता है कि नेटवर्क नहीं आ रही थी। चलिए अब इधर आ जाओ। अब मैं बात कर रहा था कीटोन की। जो कीटोन है, मैं इसको फिर लिख लेता हूं नीचे, जो कीटोन है समझना बात को, कीटोन RR C डबल बॉन्ड O, ये जो कीटोन है, ये कीटोन जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे मैं आपसे कह दूं C2H5OH, इसके साथ अगर तुम अभिक्रिया कराओ किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो आप आगे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं। तो मैं इस बात को दिखाना चाह रहा हूं, लिखो जब, नहीं सॉरी, सीधा लिखा था कीटोन, लिखो कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। ये कीटोन लिखोगे, एल्कोहल लिखोगे, शुष्क HCl लिखोगे ऊपर, और आगे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। जितना कहा जाए उतना करें, इसको भी लिख ही लो, कोई समस्या नहीं। कीटोन मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अभिक्रिया नहीं करता है। अब आगे लिखो, बताओ क्या लिखोगे? नई लाइन से लिखना। ये रिएक्शन लिख दी ना, नो रिएक्शन। लिखो परंतु, क्या लिखोगे? परंतु, लिख रहे हो ना आप लोग? क्या लिखोगे? परंतु कीटोन डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल के कोष्टक में लिख देना एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम एथिलीन ग्लाइकोल, ये पढ़ा चुका हूं बहुत बार। कोष्टक क्या कर दो? बंद। परंतु डाईहाइड्रिक एल्कोहलों, कोष्टक लिखो एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया कर, के साथ अभिक्रिया कर चक्रीय कीटैल बनाते हैं, चक्रीय कीटैल बनाते हैं।
चक्रीय कीटैल बनाते हैं। तो अब आप यहां से लिखना स्टार्ट करो और वहां तक पहुंचो, बना देना। एक बार बोर्ड में सीधा एक क्वेश्चन आया था कि एसीटोन की अपक्रिया, तो एसीटोन कहने का मतलब क्या है, दोनों जगह क्या करना है, CH3 है ना भाई। एसीटोन की अपक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल के साथ कीजिए। तो वहां दिमाग लगाना है कि आपका एसीटोन मतलब हो गया कीटोन, एसीटोन कौन हो गया, कीटोन, और एथिलीन ग्लाइकोल हो गया डाइऑल यानी कि एल्कोहल। तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा ये, और अंक लिखा हुआ भी सब कुछ, उदाहरण भी वही लिखा है हमने। तो लिख दो, आपकी पूरी रिएक्शन लिख दीजिए। जो पेपर में प्रश्न आता है तो लैंग्वेज चेंज करके देता है, आपको पकड़ नहीं होती है कि बात किसकी कर रहा है। ठीक है ना, क्या बन गया आपका ये चक्रीय कीटैल। रिएक्शन लिख दी सबने। चलिए एक लिखो फटाफट, यहां पर प्लस लगा के इसमें H2O जल और बाहर निकाल देना, प्लस लगा के लिख देना जल, जल निकलेगा H और यहां से O। बिल्कुल, आपको क्या लग रहा है, नाभिक किसने, योगात्मक अपक्रिया तो हो रही है आपकी। अगर तुम इसका स्टेप बाय करोगे तो ये दो पदों में अपक्रिया होती है। पहले ये RRC ऊपर माइनस आएगा, इसमें से किसी भी एक को तोड़ लो OH को, तो ये हो जाएगा OH, सही है ना। और OH होते ही ये तो OH हो गया, अब ये किसी जगह जुड़ेगा O से, O पर क्या लगा हुआ है CH2, और CH2 फिर क्या लगा है CH2, और CH2 फिर क्या लगा है OH। ये पहले पद में बना। अब दूसरे पद में यहाँ से क्या निकल जाएगा, जल, जैसे वहां निकाला था वो सेम कंडीशन है। तो जब जल निकल जाएगा तो ये लग जाएगा। बता नाभिक किसनी चल रही, नहीं चल रही, यहाँ पर जो O माइनस आया कौन सा आया, नाभिक किसनी तो आया। चलिए बन गई क्या भाई। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो एक बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर बनाते हैं। पहला ऑप्शन हेमी एसीटेल, हेमी एसीटेल। दूसरा ऑप्शन एसीटेल। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। या मैं यहां ऐसे लिख देता हूं कीटेल, लिख सकता हूं मैं, चौथा ऑप्शन है। बताओ कौन सा सही आंसर है। हाँ भैया, एक आंसर आ गया है हेमी एसीटेल, मतलब फर्स्ट वाला, एक जने ने बोला है अभी। इसको कहते हैं पढ़ के जाना। क्या कहना भैया, पढ़ करके जाना, सब कुछ पढ़ा हुआ है, पूरी रिएक्शन रटी है। अभी आपने हेमी एसीटल बनाता, एसीटल बनाता, और अब पेपर में आ गया कि एल्डिहाइड एथेनॉल के साथ अभिक्रिया कर बनाता है। तो क्या बनाएगा, ऑप्शन हेमी एसीटेल, एसीटेल, उपरोक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं, या कीटेल। ये तो गलत ऑप्शन है ही, चौथा तो छोड़ ही दो। अब बताओ ये पहले दूसरे में दोनों सही है या तीसरा सही है। तीसरा कौन सा है, एसीटेल। ये नालायक ने आंसर बदल दिया है, इसने दूसरे पे आ गया है अभी। उपरोक्त दोनों लो, तीसरा आंसर भी आ गया है। एक ने पहला दिया, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया। तो इसको कहते हैं पढ़ लिख करके जाना और नंबर नेगेटिव आना। नंबर किस में आना, हाँ नंबर नेगेटिव में आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा तुमको ऐसा क्वेश्चन, 12वीं क्लास में ऐसा नहीं मिलेगा। 12वीं क्लास में इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोग फिर केस कर देते हो कि ऐसा तो हमारी किताब में कहीं लिखा है नहीं। बताओ, हमारे में तो दोनों बना रखे हैं, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तीसरा सही है। मैंने आपको लिखाया है क्या हेमी एस्टिल स्थाई है, नहीं है। तो ये बनता तो है बीच में लेकिन स्टेबल नहीं है, तो बनेगा क्या, ये तो बना और लास्ट फिर खत्म हो गया। तो बना और खत्म हो गया तो है क्या, नहीं है। तो एसीटेल इसका राइट आंसर है। आप गलती से कभी भी तीसरा ऑप्शन करके नहीं आए।
और आप दिमाग लगा के ये भी नहीं है कि सर इसने तो एथेनॉल कहा है, एथेनॉल के 2 अणु तो कहा ही नहीं। तो उसने एथेनॉल का एक अणु भी कहाँ कहा है? क्यों भाई, हमारे ऑफिस में हमने हमारी जो नई ऑफिस बनी है उसमें हमने कहा कि भाई 2 एसी लगेंगी, तो 2 एसी के लिए हमने लिख के दे दिया उनके लिए। अब उन्होंने पुरानी एसी लगा दी। अब जैसे उन्होंने पुरानी एसी लगाई तो हमने उनसे कहा कि भाई आपने इसमें पुरानी क्यों लगाई है, हमने तो नई लिख के दी है। उनको आपने कहाँ लिखी नई, तो हमने कहाँ लिखी पुरानी। क्यों भाई, हमने पुरानी कहाँ लिखी, बता मुझे, आपकी पुरानी लगा के देना। जब हम लिख करके दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से, तो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाओ ना। चलिए, तो ये कहानी है। तो प्रॉपर आपको एथेनॉल पकड़ना है, एथेनॉल के अणु 1 या 2 नहीं पकड़ने हैं। एथेनॉल दे दिया तो अभिक्रिया होगी, जब तक होगी जब तक कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। स्टेबल क्या बनता है? एसीटेल बनता है, ध्यान रखना इस चीज का। और कीटोन के साथ अगर अब क्या कराएंगे तो क्या बनेगा? कीटेल बनेगा। हालांकि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ वो किसी प्रकार का कोई यौगिक नहीं बनाएगा। कहानी समझ में आ गई? ध्यान रखना इसका। इसी के साथ ये रिएक्शन तो लिख ही लिया आपने, इंपॉर्टेंट लगा देना इस अभिक्रिया। ये जो रिएक्शन लिखी है आपने अभी अभी, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। चलिए, एक नई अभिक्रिया खत्म करते हैं, यानी कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया खत्म हो गई है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण हो गए हैं, कौन क्रियाशीलता है ज्यादा होता है वो भी कंप्लीट हो गया। अब एक नई हेडिंग डालो, लिखो नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही योगात्मक मतलब, अरे मर गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया भाई, लगा रहा हूँ चार्जिंग में। 20% वाले को बताता है, तो जो 20% हुआ था तो मुझे पता था। चलिए स्टार्ट करिए, नई हेडिंग डालिए अब आप। नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये डाल दीजिए आप। नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया। मुझे लग रहा है मुझे इंक जो है ना धौलपुर से पोस्ट के द्वारा मंगानी पड़ेगी। धौलपुर का मार्केट खुल रहा है क्या भाई? बोला को क्यों भाई नहीं खुल रहा? ये सर हम आप नहीं बताएंगे, आपके लिए हमारा मार्केट है, हम ही सामान खरीदेंगे, आप नहीं खरीदोगे। चलो टॉपिक पर आ जाओ। आगे ना क्या है? नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन। इसका मतलब यह है कि इसमें भी पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही होगी, लेकिन उसमें से कोई छोटा अणु कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और छोटा अणु बाहर निकल जाएगा तो उसे कह देंगे अपन विलोपन। तो दोनों चीजें होती हैं, और ये जो अभिक्रिया होती है वास्तव में अमोनिया NH3 या अमोनिया के व्युत्पन्न। और व्युत्पन्न में बताओ N पर कितने H लग रहे हैं? इसमें N पर कितने H लग रहे हैं? अमोनिया में 3। 3 H में से 2 H यहां रख लो, इसके 1 H के स्थान पर कोई अन्य समूह लगा दो। अन्य समूह, समूह मतलब जी, मतलब ग्रुप। ग्रुप लगा दिया हमने, कोई भी ग्रुप हो सकता है, R हो सकता है, एल्किल समूह हो सकता है, बेंजीन लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C2SL लगा सकते हैं, OH भी लगा सकते हैं, OH भी लगा सकते हैं, NH2 भी लगा सकते हैं, CONH2 भी लगा सकते हैं। आपकी मर्जी हो, बेंजीन वाले लगाओ, जो मर्जी हो वो लगाते रहेंगे, वो अलग बात है। इनको कहते हैं अमोनिया व्युत्पन्न। क्या कहते हैं इसको? अमोनिया व्युत्पन्न। और ये तो इसको जानते ही आप, इसको क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया वास्तव में अमोनिया व अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ संपन्न होती है। हमारे जो सिलेबस का पार्ट है वो अमोनिया व्युत्पन्न है, अपन अमोनिया के साथ भी करके देख लेंगे, अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ भी कर लेंगे। तो इतना ही अंतर है, इसमें एक H के स्थान पे क्या है? जी, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो चेक करो, ये है कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O। कौन से यौगिक? बोलो। कार्बोनिल यौगिक। इसकी अब क्या कराएंगे? किसके साथ? अमोनिया के साथ। NH2G लिख दूं तो इसको क्या कहोगे आप? अमोनिया व्युत्पन्न। क्या कहोगे इसको? अमोनिया व्युत्पन्न, मतलब अमोनिया से बना हुआ या अमोनिया से उत्पन्न हुआ। अब बताओ, अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो इस N पर कितने H हैं? 2। तो वास्तव में शुरुआत यहीं से होता है कि 2 H हैं,
और ये जी है, कोई अंतर नहीं हुआ है, केवल एक एस के स्थान में क्या लगा दी, जी, ताकि अमोनिया व्युत्पन्न कहलाए। बंद को तोड़ लो, बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, एच के एन, कौन लेगा, एन लेगा, तो एन पर क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो ये बंद टूट जाएगा। बन गया ना आप, किसने बन गया ना। अब बताओ इसमें बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन के ऑक्सीजन, और सिस्टम से चलेंगे अपन, तो यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड ओ, समझना बात को, ओ पर माइनस, इसके माइनस में क्या जोड़ दो आप प्लस, यानी कि यहाँ क्या जोड़ दिया आपने एच, और यहाँ जो बचा वो क्या बचा, एन बच रहा है ना, एन भाई, यहाँ सी पर प्लस आएगा, प्लस में क्या जुड़ेगा माइनस, सॉरी सॉरी, चिंता मत करो, धौलपुर तक वायरस नहीं पहुंचेंगे। एन पर क्या है माइनस, और इस माइनस किस जुड़ जाएगा, कार्बन वाले प्लस पे, तो इस सी पर क्या जुड़ेगा एन, एन पे क्या लग रहा है एच, तो ये बन जाएगा आपका एन एच, और इस पे क्या लगा हुआ है जी। कोई गड़बड़, बताओ योगोत्पाद बन गया कि नहीं बना, बन गया ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सही लगेगा, एक तो ओ OH जुड़ा है, और एक आपका क्या जुड़ा है एन एच, और क्या जुड़ गया इस पर जी, जी तो जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, इसको क्या कहोगे आप, योगोत्पाद। तो वास्तव में यहां तक जो अभिक्रिया हुई है वो हुई है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब आपका एक ही कार्बन पर ओ OH भी है, और यहाँ एन पर क्या आ रहा है एच है, तो ये ओ OH यहाँ से क्या ले जाएगा एच, यानी कि जल कहाँ निकल जाएगा बाहर, और जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा H2O लिख रहा हूं मैं माइनस करके, तो बताओ ये तो ऐसा कैसे रहेगा सी, इधर से ओ OH गया, इधर से एच गया, तो इस कार्बन का एक बंध टूटेगा यहाँ से, इधर नाइट्रोजन का एच से बंध टूटेगा, तो बताओ नाइट्रोजन का बंध टूट गया और कार्बन का बंध टूट गया, तो कार्बन और नाइट्रोजन बीच में सिंगल की जगह क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर एन के साथ, और एन पर क्या लगा हुआ है आगे जी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है जी, जी पर जो भी सम होगा वो आता चला जाएगा। कुल मिला करके मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो चेक करके मैं इसे अभिक्रिया को या करके समझा रहा हूं कि भाई ये आपका कार्बोनिल समूह था, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल यौगिक था, और ये आपका NH2G था, बात को समझना। तो इस एन पर कितने एच हैं, दो एच, दोनों के दोनों एच क्या लेंगे, एक ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा जल, और सी और एन के मध्य क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये तो बना है आपका सी डबल बॉन्ड एन, और एन पर क्या लग रहा है आपका जी। ये तो ऊपर वाली रिएक्शन तो अलग हो गई, नीचे वाली मैंने ये लिख दी है या करके। बताओ इसी रिएक्शन को क्या इस प्रकार से प्रदर्शित नहीं कर सकते क्या अपन, H2 क्या ले गया O को, C डबल बॉन्ड किसके जुड़ गया N के साथ, N पे क्या लग गया G, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं H2O। बताओ कुल मिलाकर के यही अभिक्रिया हुई है, चाहे आपने दो पदों में कराया है, तो पहले पद में तो योगोत्पाद होता है, और दूसरे पद में जल का क्या हो गया विलोपन, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया। बताओ नाम समझ में आ गया अभिक्रिया का, आगे ना, तो लैंग्वेज क्या लिखोगे, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्न के साथ की जाती है, अगर यहाँ अमोनिया होता तो जी की जगह क्या होता एच, यहाँ भी क्या आता एच, और यहाँ भी क्या जाता एच, कोई समस्या वाली बात नहीं, जो है सो आ जाएगा। बताओ दोबारा से क्या कहोगे, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्न के साथ की जाती है तो पहले योगोत्पाद प्राप्त होता है, पहले योगोत्पाद प्राप्त होता है, जो जल का अणु त्याग कर क्या बनाता है उत्पाद बनाता है, तो पहले तो योगोत्पाद हुआ है किसके द्वारा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, और फिर जल का अणु विलोपन कर दिया है, तो यहाँ पर इस टोटल अभिक्रिया क्या कहोगे, नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया। बताओ समझ में आगे की बात नहीं आई, आ गई ना, चलिए लिखना स्टार्ट करो, लिखो जब, बदमाशी नहीं, लिखिए जब कार्बोनिल यौगिकों, जो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, जो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ की जाती है, अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ की जाती है, अमोनिया या अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ की जाती है, तो योगोत्पाद प्राप्त होता है, योगोत्पाद प्राप्त होता है, जो जल का अणु, जो जल का
अणु त्याग कर, जल का अणु क्या कर भैया, त्याग कर, जल का अणु त्याग कर उत्पाद बनाता है, जल का अणु त्याग कर उत्पाद बनाता है। इन्हें नाभिक स्नेही योगात्मक, इन्हें नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन, इन्हें नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो अब आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे कहां से, यहां से, इसके साथ आप क्या कराओगे, ये बनेगा, जल निकालोगे तो ये बन जाएगा। कोई समस्या हो तो पूछो। इस लाइन से ऊपर ऊपर वाला ये लिखना है और इस लाइन से नीचे वाला लिखना है, ऊपर वाले दोनों नहीं लिखने, ये रिएक्शन लिखनी है। कार्बोनिल यौगिक, अमोनिया व्युत्पन्न, योगोत्पाद माइनस जल, ये बन जाएगा। बन गया। अरे बना लिया ना। या करके इसको लिख देना, नीचे वाले रिएक्शन को या करके इसको लिख देना, C डबल बॉन्ड O NH2 में मैंने H पीछे की तरफ दिखाएं ताकि सीधा जल निकलता हुआ दिखा सकूं, और ये बना दीजिए या करके। और जो या करके जिस रिएक्शन को लिखोगे ना आप, इस रिएक्शन को डिब्बे में क्या करना है आपको, बंद करना है। किसमें बंद करना है, लिख दिया ना। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। अगली बात करें, अरे करें भाई अगली बात ना। चलिए, तो ये हमारे पास हो गई। अब इसमें पहला पहला उदाहरण लिखता हूं आपको, लिखो नंबर 1, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया। ये आपकी नाभिक स्नेह योगात्मक डैश विलोपन अभिक्रिया का पहला उदाहरण है। ठीक है ना, प्राथमिक एमीन। तो ये तो हो गया कार्बोनिल यौगिक C डबल बॉन्ड O, सही है। अभिक्रिया कराओगे तो मैं सीधा ही लिखा देता हूं NH2 और यहां लगाओगे R, तो RNH2 के क्या कहोगे, प्राथमिक एमीन तो है, तो मैंने इस H के स्थान पर R ही तो लगाया, और तो कोई अंतर नहीं, तो उसको क्या कहोगे 1 डिग्री एमीन। अब ये 1 डिग्री एमीन एलिफेटिक भी हो सकता है, मतलब यहाँ CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, और एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि बेंजीन वाले भी हो सकती है। करना कुछ नहीं है, इसका H2 दे दो, इसका O दे दो, हमेशा वही प्रोसीजर होगा। क्या बाहर निकल जाएगा आपका जल, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड N, और N पर क्या लग गया R, प्लस क्या निकल गया H2O। बताओ समझ में आ गई बात, यहाँ से H2 गया और यहाँ से क्या गया O, डायरेक्ट उत्पाद लिखो, कोई समस्या नहीं है। बताओ बन जाएगा ये, अरे बन गया। इसमें R है और N है, N पर यहाँ दो बंद तो ये रहे, एक बंद ये रहा, और इसमें लोन पेयर और होता है, तो ये क्षार की तरह काम करता है। इसको कहते हैं सिर्फ क्षारक। क्या कहते हैं इसको, सिर्फ नामक वैज्ञानिक ने बताया था, तो नाम क्या हो गया, सिर्फ क्षारक। ये 1 डिग्री एमीन है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे उदाहरण। तो मैं इसमें एक उदाहरण और ले लेता हूं कि भाई C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल यौगिक ही है, और इसकी अभिक्रिया कराओ किसके साथ आप, CH3 CH2 NH2 के साथ। बताओ क्या बन जाएगा। अब आपको बात पकड़ना आना चाहिए कि वास्तव में हाइड्रोजन किसके जाएंगे, तो इसी के जाएंगे, H2 के, NH2 के ही। दो हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से। बताओ क्या बना दूं, C, क्या लगाऊं, डबल बॉन्ड, क्या जोड़ूं, N लगेगा, और N पर फिर क्या जोड़ूं, जो जुड़ा हुआ है CH2 CH3, CH2 CH3, और प्लस क्या निकल गया आपका H2O। और अगर मैं, ये तो उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और इसकी अभिक्रिया आपका किसके साथ कराओ,
एरोमेटिक, तो एरोमेटिक हो गया, बताओ ये क्या लगा दूं मैं, NH2, क्या नाम है इसका, एनिलीन। बताओ क्या उत्पाद बन जाएगा, बोलो। C प्रोसीजर वही होगा, इसके H जाएंगे, इसका क्या जाएगा O। चाहे बेंजीन वाले लिख बना के दे, चाहे C6H5 बना के दे, कोई समस्या नहीं। बताओ क्या जाएगा, H2, उसका क्या जाएगा O, किससे जाके जुड़ेगा, C N से, और N पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन वाले। बताओ लगाने में कोई समस्या है क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, प्लस क्या निकल जाएगा, H2। अभिक्रिया एक प्रकार से होगी, और ये सभी सिर्फ क्षारक ही हैं, सभी क्या हैं, सिर्फ क्षारक ही हैं। तो बताओ शुरुआत करें, क्या कहोगे, जो कार्बन यौगिकों की अभिक्रिया 1 डिग्री एमिन के साथ की जाती है तो सिर्फ क्षारक प्राप्त होते हैं। कहानी समझ में आ गई क्या, मतलब बात समझ में आ गई, बोलिए, लिखो फटाफट लिखो। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया, जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमिन के साथ की जाती है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन के साथ की जाती है तो सिर्फ क्षारक प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री एमीन के साथ की जाती है तो सिर्फ क्षारक प्राप्त होते हैं, सिर्फ क्षारक प्राप्त होते हैं। रिएक्शन लिख दो फटाफट, पहले ये लिख दो, फिर दोनों उदाहरण लिख दो, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ जो कार्बोनिल यौगिक लिए यहाँ कुछ समूह भी लगा सकते हो, जैसे CH3H लगा सकते हो, एल्डिहाइड हो जाए, CH3CH3 लगा सकते हो, कीटोन हो जाए। तो जो यहाँ लगाओगे वो यहाँ भी लगाने पड़ेंगे, CH3H, और यहाँ क्या लगा दो, CH3CH, कोई सा भी लगा सकते हो। ज्यादा थोड़ी बढ़ाया अभी, 6:30 से स्टार्ट किया, 7:30 ही बजे, बीच में 5 मिनट क्लास ऑफ हो गई थी, 5 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो 8 बजे तक तो पढ़ो। क्यों भाई, 1 घंटा और नहीं होता, क्लास बंद करो। क्या रिएक्शन कराएं, टोटल 4 रिएक्शन कराई अभी तक, ऐसे 4 रिएक्शन पढ़ोगे तो हो जाएगा काम। हो गया ना, ये प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया हो गई, सब लिख दिया, तो ये सारी रिएक्शन लिख दी, लिखो लिखो फटाफट। ये पहचान कर लेना, C N हो और N के आगे भले ही एल्किल लगा हो चाहे एरिल लगा हो, कोई सा भी लगा हो, एलिफेटिक लगा हो चाहे एरोमेटिक लगा हो, इनको क्या कहते हैं अपन, सिर्फ क्षारक कहते हैं। दो तीन एक रिएक्शन है ऐसे, इनको करा देते हैं। नंबर 2 लिखिए, लिखो हाइड्रोक्सिल एमीन, क्वेश्चन लिखना NH2OH के साथ अभिक्रिया। क्या ये नाम पहले भी सुना है आपने, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाँ भैया बताओ, तो ये है हमारे कार्बोनिल यौगिक C O, और हाइड्रोक्सिल एमीन आपका ये हो गया, मैं H2 पहले लिख रहा हूँ, H2N, और आगे आपका OH, क्या नाम है बताओ, बोलिए, हाइड्रोक्सिल एमीन, बहुत बार काम आया पहले भी आपका ये, ठीक है ना। तो ये H2 क्या ले जाएगा, O, क्या निकल गया, जल निकल जाएगा, सीधा क्या बना दो, C N, भाई वही तो है, एन, एन के आगे क्या लगा दूं, OH, वहां आर आ रहा था, यहाँ OH लगा दो, प्लस करके क्या लिख दो, H2O। और आप याद करो, C N OH अगर हो तो उसको क्या कहते हैं,
ऑक्सिम कहते हैं, बिल्कुल। तो ये ऑक्सिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये ऑक्सिम बन जाएगा। तो दिखा देता हूं, क्या कहोगे? जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्सिन। लिखो फटाफट, लिखो। जब कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ की जाती है तो ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। ऑक्सिन प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन लिख दीजिए आप यहां से। ये कार्बोनिल यौगिक, हाइड्रोक्सिल एमीन, ऑक्सिन बन गया। और इस रिएक्शन को अगर आप कराओगे तो इस प्रकार बन जाएगा CH3 और C पर यहाँ H तो पहले से ही है, डबल बॉन्ड करके क्या लगा देंगे अपन N, और N पर क्या लग जाएगा OH प्लस क्या निकल गया H2O। ठीक है ना? इसका नाम क्या है? ऑक्सिन। लेकिन कौन सा? एसिटैल्डिहाइड से प्राप्त हुआ है। तो क्या करोगे? एसिटैल्डिहाइड ऑक्सिन। इसको अगर हम चाहें तो शॉर्ट में कह सकते हैं क्या भैया? एल्डोक्सिम। याद आ रहा है कुछ? एसिड एल्डिहाइड और ऑक्सिन मिलाकर के अपने याद करो, हमने पढ़ा है चैप्टर संख्या 16। क्या पढ़ा था? एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। आए थे याद है? त्रिविम समावेता, त्रिविम समावेता में ज्यामिति समावेता, और ज्यामिति समावेता किसमें? ऑक्सिम में आई थी ना। चलिए, तो ये बन गया आपका ऑक्सिन। अब बताओ नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया भी होगी, उदाहरण भी हो गया। अगली हेडिंग आलो, लिखो आप। लिख दी कि नहीं लिखी? हाँ, क्यों, क्या हो गया क्लास वाला से? तो तुम्हारी क्लास अगर डिस्टर्ब हो रही है तो निश्चिंत रहो, आपकी पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। मैं डाल रहा हूं, आज भी डाली है मैंने क्लास, है ना? आप जो है वेबसाइट पे जाएं और उसको पूरा पढ़ें। कल की क्या गारंटी है कि आपका वेबसाइट? अच्छा, ये बात है क्या? चलिए, ये तो हो गया। हेडिंग तो डाल जाओ। लिखो हाइड्रोजीन, हेडिंग डालो। लिखो हाइड्रोजीन नंबर 3, हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। वैसे मोबाइल चलाओगे ना, यूट्यूब वगैरह चलाओगे तो नीचे चल जाएगा, अब नहीं चलेगा क्लास के टाइम पे, है ना? ऐसा ही होता है ना। हेडिंग डाल दो, लिखो हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया कब कराएंगे? कल सुबह मॉर्निंग में 7:30 पे। 7:10 का टाइम सही है। 7 बजे जगने का मन करता है, उससे पहले जगने का मन करता नहीं। आलसी हो गया हूँ थोड़ा सा। चलिए, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अभी बताते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी मैंने। बीएससी ऑनर्स कुछ नहीं है, जैसे अपन बीएससी करते हैं ऐसे ही उसमें ऑनर्स में क्या होता है कि दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो होता है पास कोर्स। पास कोर्स का मतलब क्या है कि बीएससी के सारे सब्जेक्ट उसके अंतर्गत रहेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास मैथ है, मैथ ही है तेरे पास, मान क्या लें, तो मैथ वाला अगर बीएससी करेगा तो उसको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, मैथ ही मिलेगी, फिजिक्स की मिलेगी और रसायन विज्ञान भी मिलेगी। बीएससी में तीनों किताब चलेंगी। ठीक है ना? और बायोलॉजी वाला अगर है तो अगर वो बीएससी करेगा तो उसके लिए 3 किताब चलती हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है ना? उनकी फिजिक्स कट जाती है, उनकी वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र और आपका कौन सा रसायन शास्त्र, तीनों चलेंगे आपके किसके? बायोलॉजी वालों के। अब अगर ये तो कॉमन हो गया सब, ये कॉमन बीएससी हो गई। लेकिन अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में, किसी किसमें एक सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा मैथ ऑनर्स, तो उसमें मैथ की क्लास जो है आपकी, जैसे बीएससी में बता रहा था, मैथ वाले बच्चे हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट थे उनके पास? मैथ था, केमिस्ट्री था और फिजिक्स था, तीनों थे। अगर आपने मैथ ऑनर्स ली तो मैथ रह जाएगा आपके पास, केवल मैथ, और आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट जो आप लेना चाहोगे वो रहेगा आपके पास, उसे कहते हैं सब्सिडरी सब्जेक्ट। क्या कहते हैं उसको? अरे बोलो। अन्य सहायक सब्जेक्ट कहते हैं। तो सहायक सब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका? मतलब मुख्य सब्जेक्ट तो क्या हो गया तुम्हारा? मैथ। अरे क्या हो गया? कहाँ गया? ना लग गया क्या क्लास छोड़ के? मैथ हो गया ना मुख्य सब्जेक्ट, तो तुम्हारा मैथ रह गया। और उसमें आपकी किताबें भी बढ़ जाती हैं, और आपका जो एक किताब हट जाएगी, केमिस्ट्री टोटल हट जाएगी या फिजिक्स टोटल हट जाएगी, एक और रह जाएगा। तो वो हो गया आपका ऑनर्स। उसमें आप जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स से किया है,
तो जब पास कोर्स में अपन केमिस्ट्री लेते हैं तो 3 किताब चलती हैं उसमें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अगर तुम केमिस्ट्री ऑनर्स से करोगे तो 4 किताबें चलेंगी। कितनी किताब चलेंगी? 4 किताब। और उसमें जो किताब चलती है उसमें चलती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो कितने हो गए? 4 हो गए। कहानी समझ में आ रही है? तो उसमें केमिस्ट्री का वेटेज बढ़ जाएगा। एक सब्जेक्ट जो हटा है उसकी वजह, जो सब्जेक्ट जिससे तुम करोगे ना उसका वेटेज बढ़ेगा, वो नहीं रहेगा जो नॉर्मल बीएससी में होते हैं, उससे ज्यादा सिलेबस हो जाएगा आपका उसमें। और उसमें जैसे ऑनर्स, अगर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स का हुआ था तो अभी नॉर्मली जो बीएससी होती है, जो उसको पास कोर्स कहते हैं, उसमें केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, 33, 33 और 34 नंबर के। लेकिन अगर आप ऑनर्स में करोगे तो 4 पेपर होंगे, इसमें तो 3 होते हैं। पास कोर्स में कितने होते हैं? 3 है। और अगर तुम ऑनर्स लोगे केमिस्ट्री ऑनर्स तो उसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका केमिस्ट्री में 4 पेपर हो जाएंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री, और चारों 75-75 नंबर के पेपर होंगे। कितने नंबर के? 75 नंबर का एक पेपर। और अभी इसमें कितने नंबर का हो रहा है? 33 नंबर का या 34 नंबर का। तो वो थोड़ा वेटेज बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो वहां थोड़ा सा आपको स्टडी ज्यादा करनी पड़ती है, और आप जब एक सब्जेक्ट में ज्यादा स्टडी करोगे तो वो सब्जेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो वो सब्जेक्ट आपको जिंदगी में काम आएगा। तो ये है ऑनर्स, ठीक है ना। तो मैथ ऑनर्स से भी हो रही है, फिजिक्स ऑनर्स से भी हो रही है, केमिस्ट्री से भी हो ही रही है, आपकी जूलॉजी बॉटनी ऑनर्स भी होती है। सारे हैं, लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं है, शायद धौलपुर में कोई भी ऑनर्स नहीं है। अलवर के आरआर कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स है, शायद फिजिक्स ऑनर्स आ गई हो तो आ गई हो, नहीं पहले तो कुछ नहीं था। और बाकी मैंने कहीं ऑनर्स देखा नहीं है, भरतपुर भी नहीं है, अलवर में थी केवल। तो मैंने अलवर से बीएससी किया था तो वहाँ केमिस्ट्री ऑनर्स था। तो उसमें भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी रहती है, लड़कों की मारा मारी बहुत रहती है, ज्यादा परसेंटेज कट ऑफ जाती है उसमें एडमिशन कराने के लिए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मोस्टली कराती है किससे है? ऑनर्स से कराती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऑनर्स भी है हर प्रकार की, और राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें हर प्रकार की ऑनर्स भी है और पास कोर्स भी है, ठीक है ना। आगे बात समझ नहीं आई? तो 12th खत्म हो जाए तो और पूछ लेना। फिलहाल जो है तुम जो है क्लास लो, आराम से पढ़ो। और अगर कोई साथ वाला हो जिससे तुम्हारे चैप्टर छूट रहा हो, जैसे देवेश वगैरह, तो उसको आप क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो लिंक को, है ना। बंद करें क्लास? बंद करें भाई, समझ दिया।